Good morning, you all. Once again, you are welcome to प्लेटफॉर्म। आइए साथियों, प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पे मैं भास्कर पांडे आप तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूडीसी मेंस पास करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो कि इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, अपियर होने जा रहे हैं, अपियर होने जाएंगे, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन में मैं लेकर के आया हूं धारा और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। साथियों, अभी तक जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। बिल्कुल आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, आपके परिवार के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोगों से कुछ कठिन कठिन प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। किसी से कोर्ट संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो किसी से करेंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, किसी से उनके सब्जेक्ट संबंधित जो उनका जो विषय रहा है विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी अपने इंटरव्यू में सफल हो, और उनकी सफलता की कामना करते हुए मैं लेकर के उपस्थित हूं धारा और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। क्योंकि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहीं से धारा का शुरुआत होता है, वहीं से अनुच्छेद का शुरुआत होता है। ये सभी कानूनन शब्द हैं और आप कानूनन के पोस्ट पे जा रहे हैं, कानून के स्थान पे जा रहे हैं, तो निश्चित है आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कोर्ट से संबंधित जनरल क्वेश्चंस को रखा था। आज मुख्यतः रूप से हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो होगा धारा और अनुच्छेद से संबंधित। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दुलार देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट करके मेरे हौसलों को बढ़ाइएगा, ताकि मुझे लगे कि मैंने पढ़ाया है तो यह सार्थक हुआ है। और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न के रूप में कहता है कि अनुच्छेद 14 क्या है, यानी अनुच्छेद ये जो 14 है यह क्या कहता है। तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? इसका उत्तर निकल के आएगा समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी समान है। जी हाँ, अनुच्छेद 14 में बतलाया गया है कि समानता का अधिकार। समानता का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी 14 के अंतर्गत हमें उस अधिकार की चर्चा यानी बतलाई गई, यानी हमें उस अधिकार के बारे में बतलाई गई है जहां सभी लोग क्या हैं? समान है, कोई किसी से डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। याद रख लेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या कहता है, तो समानता का अधिकार कानून के समक्ष, यानी कानून के सामने में, कानून के नजर में सभी क्या है? समान है, यानी बराबर है। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये 14 के खिलाफ है। क्योंकि 14 में लिखा हुआ है कि किसी राज्य के साथ, आप ये नहीं कि आप बिहारी हैं तो आप अच्छे नहीं हैं, आप मराठी हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। जैसा कि केरला में भी देखा गया है बिहारियों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है, यह इस अनुच्छेद के खिलाफ है। यस, क्योंकि यह अनुच्छेद हमें क्या बतलाता है कि देश के किसी भी राज्य का कोई भी हो, सबका अधिकार क्या है? बराबर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न का। अनुच्छेद 15 का उद्देश्य क्या है? देखिए, कहता है भेदभाव का निषेध, यानी जिसमें कि किसी तरीका का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। निषेध का मतलब होता है मनाही, यानी जिसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या चीज से संबंधित? चाहे वह धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह धारा यह अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है? तो 15 में लिखा हुआ है। तो 15 जो अनुच्छेद बनाया गया
उसका उद्देश्य क्या था कि धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ भारत में सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी, जिस भी पुरुष हो स्त्री हो, सभी यहाँ समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वह किसी भी राज्य से हो, किसी भी धर्म से हो, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो निश्चित ही 15 में मिलता है। डॉट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 19 में कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल है? कहता है कि अनुच्छेद 19 में कौन कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है। तो देखिए, वॉक स्वतंत्रता, यानी कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी, वॉक माने घूमना, कहीं भी हम घूम सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में मिलता है। ठीक है। संगठन की स्वतंत्रता, हम किसी भी तरह का संगठन बना सकते हैं, यह स्वतंत्रता हमें 19 में मिलता है। शांतिपूर्ण सभा आदि स्वतंत्रताएं, यानी कहने का मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभा भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे वैकेंसीज को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कभी विधानसभा, है ना, तो कभी बिल्कुल डीएम ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण रूप से अपने बातों को रखते हैं, और यह रखने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 19-21 जो बनाया गया है, तो कहा गया कि 21 में क्या लिखा हुआ है, किस मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो क्या करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति, यानी जिस तरीका का जीवन जीना चाहता है, कोई उसको जीवन जीने से रोक नहीं सकता है। जिसकी जैसी इच्छा हो वह वैसे जीवन जी सकता है, वह उसका व्यक्तिगत मामला है, और वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का जीवन यापन कर सकता है, या उसके ऊपर निर्भर करता है, या वह उस तरीका का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कहीं से हमारा कोई कानून नहीं लगाया जा सकता, या उसे किसी तरीका से को उसे बाधित किया जा सकता है कि आपको यही धर्म को मानना है, ऐसा जीवन जीना है। यह देखने को कहाँ मिलता है, तो ये 21 में, है ना। तो बिना विधि प्रक्रिया के किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी अगर उसको उस तरीका से रोकना है तो उसके लिए विधिवत प्रक्रिया है ना, विधिवत क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है। आगे देखिए, कहता अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि अगर आपके मौलिक अधिकार के प्रवर्तन, अगर मौलिक अधिकार में कोई हनन हुआ है, जो आपके अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, उसका हनन हुआ है, आप उसके, है ना, हनन के खिलाफ आप उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, है ना, आप उसके मतलब बात करना चाहते हैं, तो आप सीधे कहाँ पहुंच सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपने हनन को। ठीक है। अपने आपके ऊपर किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित आप पर कोई भी फोर्स किया जाता है, या आपको प्रताड़ित किया जाता है, या आपको बाधित किया जाता है, तो आप इसको लेकर के आपके पास अधिकार है कि अपनी बातों को आप कहाँ रख सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाकर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39(1) क्या बताता है? कहता कि गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कोरोना काल से ही मोदी जी चलाए हुए हैं पूरे भारत में 5 किलो अनाज सभी को, है ना, हर व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये किसके अंतर्गत है भाई? तो 39(1) के अंतर्गत है, यानी गरीबों को क्या देना? मुफ्त विधिक सहायता और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। आइए, यह किसके अंतर्गत आता है? 39(1) के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला हमारा है
अनुच्छेद 51A में क्या निहित है? तो देखिए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, जो भारत का नागरिक है, भारत का रहने वाला है, उसके मौलिक यानी जो बेसिक उसके ड्यूटी है यानी मौलिक कर्तव्य है ना, क्या है भाई उसमें? तो संविधान का पालन। जो भारत का निवासी होगा, जो भारत का निवासी होगा उसको क्या करना होगा? तो भारत का जो संविधान है उसका पालन करना होगा, ठीक है ना। कोई भी भारतीय है तो उसको भारत का संविधान का पालन करना होगा। और क्या करना होगा? राष्ट्रीय ध्वज या गीत का सम्मान आदि करना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है? देश के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे आप आतंकवादी या फिर देशद्रोही करार दिया जा सकता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो एक किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 51A में लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान का पालन करना होगा, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना, सम्मान करना होगा, और राष्ट्रगीत का भी क्या करना होगा? आपको सम्मान करना होगा, नहीं तो आप पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जा सकता है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये 51A के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अनुच्छेद 243, किससे जुड़ा है? तो कहता है पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा और ढांचा। पंचायती राज क्या है भाई? तो पंचायती राज व्यवस्था, देख रहे होंगे सारे पंचायत स्तर पे सब चीज व्यवस्था बना हुआ है ना। हर जिला, राज्य, हर ब्लॉक, हर जगह पंचायत व्यवस्था है ना, पंचायती व्यवस्था है। तो ये 243 में है कि पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा और ढांचा, यानी तब हमारा समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यह अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 246 में किस विषय पर शक्ति विभाजन है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची की विधायी शक्तियां। यानी 246 में क्या है भाई? तो विधायी शक्तियां, यानी क्या चीज की सूची की शक्तियां? तो सूची की विधायी शक्तियां तो क्या चीज की? वो शक्तियां संघ की शक्तियां, राज्य की शक्तियां और समवर्ती की शक्तियां, यानी बराबर की शक्तियां। तो यह आपको कहा गया है 246 में, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 280 किस आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा, यानी केंद्र से जो राज्य में पैसा आता है, यानी जो राजस्व, जैसे अब मान के चलिए आपका विदेश से जो आता है राजस्व है ना, और उसको फिर केंद्र से राज्य में स्थानांतरण करना और राज्य से फिर क्या करना? केंद्र में भेजना। तो इन सभी की जो चर्चा है, यानी वित्त आयोग क्या है इसमें? वित्त आयोग। वित्त में बहुत सारा चीज आता है आपका, धन संपत्ति, पैसा कौड़ी सब। तो यह सब आर्टिकल किस में है? तो 280 में है, ठीक है ना। तो राज्यों की, केंद्र और राज्यों के बीच क्या भाई? राजस्व का बंटवारा कौन करता है? तो यह अनुच्छेद हमें मिलता है कहाँ देखने को? 243 में। बात करते हैं अनुच्छेद 301 क्या कहता है? क्या कहता है भाई? तो अनुच्छेद 301 कहता है कि संपत्ति का अधिकार, अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी का पुत्र हैं तो यह जो है आपका अब अधिकार नहीं है कि वो धन आप ही का होगा, यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्या है भाई? परंतु विधि अनुसार ही संपत्ति छीनी जा सकती है। जैसे एक पिता से पुत्र संपत्ति तभी ले सकता है जब पिता चाहे। ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि पिता का सारा संपत्ति पुत्र को ही मिलेगा। वह पिता पर निर्भर करेगा कि अपना संपत्ति वह किसे देंगे। तो अगर पिता से कोई पुत्र संपत्ति लेना चाहेगा तो फिर उसे पिता का आज्ञा लेना होगा, यही विधान है। और यह किसमें वर्णित है? 300A में। पहले क्या होता था कि राजा का बेटा राजा होगा, लेकिन उसको अब बदल दिया गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा, ठीक है ना। उन मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। यह जानकारी किसमें हमें मिलती है? तो 300A में मिलती है। अनुच्छेद
323 बी का उपयोग कब होता है? कब होता है भाई? विशेष न्यायाधिकरण, जब विशेष न्याय की आवश्यकता होती है तब उस समय हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है? 323 बी की, है ना, विशेष न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति। अब जैसे अभी देखा होगा आपने नेपाल में, नेपाल में क्या हुआ? नेपाल के प्रधानमंत्री को, है ना, दौड़ा दौड़ा करके मारा। तो वैसे कंडीशन में नेपाल में क्या किया गया भाई? विशेष न्यायाधिकरण शक्ति बनाने की प्रक्रिया को तेज किया गया, रातों रात मीटिंग की गई, है ना, और उसके बाद फिर इसी तरीका से वहां के प्रधानमंत्री को, है ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ? तो समझिएगा। तो इस तरीका का, अब जैसे भारत में भी आपातकालीन, जैसे मान के चले कोरोना अचानक आ गया, तो कोरोना अचानक आ गया, तब वहां पर विशेष न्यायाधिकरण का, है ना, क्या किया गया? शक्ति प्रदान किया गया। किसको भाई? तो जैसे मान ले भारत के प्रधानमंत्री है, तो जैसे मोदी जी को शक्ति दिया गया कि भाई जैसे और देश अपना सुरक्षित कर रहा है ना, तो आप अपने देश को सुरक्षित करने के लिए जो उचित कदम है वो उठाइए। तो ये सब कहाँ से मिला होगा अधिकार? न्यायालय से मिला होगा उनको, सुप्रीम कोर्ट से मिला होगा, तभी ना। ऐसे तो कोई अपने मन से कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के हेड कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश किनके सलाह से काम करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये मिला हुआ होगा, है ना, कि आप इस समय पे इस तरीका, तो आप जैसे पूरा देश को लॉकडाउन करवा दिए, तो ये सब हो गया विशेष न्यायाधिकरण में। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो 23 में मिलती है। आगे कहता है अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है, इस पे चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी आपने देखा होगा कि मोदी जी आने के बाद, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आने के बाद बहुत सारे चेंजेज हमारे संविधान में किया गया है ना, बहुत सारे चेंजेज किया गया है। तो इस संविधान को चेंज करने का, संशोधन का मतलब क्या होता है? सुधार। तो संशोधन करने का अधिकार, यानी मोदी जी अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने न्यायालय का क्या किया? न्यायालय से सलाह लिया, न्यायालय से जुड़ करके, राष्ट्रपति से जुड़ करके, और उन सभी के सलाह पर उन्हें बहुत सारे कानून में, जैसे कि आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, है ना भाई, तो वहां भी कानून पहले से दूसरा था, तो वहां के कानून संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो यह अनुच्छेद किसमें मिलता है कि आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं, यानी संविधान में अगर कोई गड़बड़ी है या कुछ और नयापन लाना चाहते हैं तो आप किस आर्टिकल में इसकी जानकारी हमें मिलती है? तो 368 में मिलती है कि 368 के अनुसार यह अधिकार होता है, यह अधिकार होता है कि कानून में क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जैसे महिलाओं को अभी देखिए नीतीश कुमार जी 35% आरक्षण दिए, तो संशोधन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आगे देखिए अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो याद रखेंगे अभी 370 आर्टिकल 370 हटाए मोदी जी ने, तो किससे संबंधित था भाई? ये क्या था उसमें? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, अपना कानून था, वह भारत में होते हुए भी भारत से अलग था, वहां के पढ़ाई लिखाई भारत में मान्य नहीं था। अगर कोई जम्मू कश्मीर में पहले बीएड किया है तो उसको और स्टेट में नौकरी नहीं मिलती थी, उसको इनवैलिड कर दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में के लोग ही जो वहाँ के लोकल होते थे वही जमीन खरीद कर वहां रह सकते थे, और भारत के किसी कोने के लोग वहां जाकर नहीं बस सकते थे। ऐसा 370 में था। तो उन धाराओं को क्या किया गया? उन अनुच्छेद को क्या किया गया? हटा दिया गया। और ये हटाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे कानून के सहायता लेकर, है ना, कानून प्रक्रिया से होते हुए उन्होंने 370 को हटाने का काम किया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अब निरस्त कर दिया जा सका है। अब क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर भी एक सामान्य राज्य है, वहां भी कोई बस सकता है, और वहां भी अपना यही संविधान है, हम भारत के लोग वाला, वहां भी यानी वहां कोई अब स्पेशल संविधान नहीं है, वह भी एक आम राज्य की तरह है। आइए, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से जुड़ा है? तो देखिए क्या है भाई, कहां से जुड़ा हुआ है 371 ए? तो यह नागालैंड के विशेष प्रावधान से जुड़ा हुआ है, नागालैंड के विशेष प्रावधान से जुड़ा हुआ है। किसके बारे में? 371 में यह उल्लेखित है। अनुच्छेद 243 जी किससे जुड़ा हुआ है?
तो अनुच्छेद 243 जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायत के अधिकार और जिम्मेदारियां। हर ग्राम पंचायत का अपना अधिकार है और उनके अपनी जिम्मेदारियां हैं ग्राम पंचायत को सुचारू तरीका से चलाने का। ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से चलाने का यह जिम्मेवार ग्राम पंचायत के अधिकार में आता है ना। उनके जिम्मेदारियों को दर्शाता है और यह किसमें कहा गया है, तो 243 जी में कहा गया है। अनुच्छेद 22 में क्या सुरक्षा दी गई है, गिरफ्तारी और विरोध, गिरफ्तारी और विरोध के खिलाफ अधिकार। देखिए आपने देखा होगा कि किसी को कोई ऐसे, जैसे मान ली पुलिस है, अब पर्सनल लड़ाई किसी पुलिस को हो गई, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत लड़ाई है, और उस व्यक्तिगत लड़ाई को वह निकालने के लिए वह कानूनी रूप से वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि वो व्यक्ति है ना निर्दोष होता है, या फिर अगर वो दोषी है लेकिन लोगों को लगता है, जैसे बहुत सारे मूवीज में आप देखे होंगे है ना, तो लगता है कि वह निर्दोष है, तो फिर क्या करते हैं, उसके विरोध में सभी लोग क्या करते हैं, अपना अधिकार को दर्शाते हैं। देखे होंगे रोड पे आ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपने एक फिल्म देखा होगा गब्बर इज बैक, तो गब्बर तो दोषी होता ही होता है, लेकिन जब गब्बर को गिरफ्तार किया जाता है तो आम जनता को लगता है कि गब्बर बिल्कुल माने कानून में न रह करके भी कानून को सुचारू ढंग से चलाने का काम कर रहे हैं, है ना। लोग ऐसा आम जनता को लगता है कि जब से गब्बर आया है तब से भारत का कानून बहुत अच्छा हो गया है, लोग चोरी डकैती छिनतई बेईमानी सब छोड़ दिए हैं, और ये गब्बर ऐसा कानून वाले भी नहीं कर पाए जीवन में जो गब्बर कुछ समय में करके दिखाया। तो लोगों को लगता है कि गब्बर गलत नहीं है, गलत हमारा देश का कानून है, कानून के रखवाले हैं। तो जब गब्बर को गिरफ्तार किया जाता है तो आपने देखा होगा कि सभी लोग उनके फेवर में कहाँ आ जाते हैं, सभी रोड पर आ जाते हैं उनके गिरफ्तारी के खिलाफ, या सुनो। तो फिर देखे होंगे कि वहाँ का जो विशेष जो बल होता है वो गब्बर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई अगर गब्बर को बचाना है, यानी गब्बर को अगर जेल भेजना है, तो फिर गब्बर जब तक नहीं बोलेगा तब तक यह संभव नहीं है, क्योंकि आम जनता उनके साथ है ना, विरोध में है, हमारे कानून के विरोध में आम जनता गब्बर के साथ है। तो इसलिए सब उनके खिलाफ जो है, यानी गब्बर के फेवर में कानून के खिलाफ होता है। तो यह किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 24 का उद्देश्य क्या है, बाल श्रम पर प्रतिबंध। क्या है भाई बाल श्रम? बाल श्रम हमारा भारत का एक कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे, जो बच्चा 14 वर्ष से कम है उन है ना को खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे पान बेचने में, बीड़ी सिगरेट, औद्योगिक कारखाना वगैरह वगैरह में आपको काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो यह हमें किस में मिलता है भाई, तो 24 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता को देता है, तो यह हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25 में, यानी भारत के किसी भी कोने में जाकर आप धर्म को मना सकते हैं, और आप कोई भी धर्म मना सकते हैं। भारत के रहने वाले, भारत में कोई भी धर्म, हमारी इच्छा है हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमारी इच्छा हमने हिंदू है ना, मैंने क्या किया, सनातन हमने कबूल कर लिया, क्रिश्चियन बन गए, पंजाबी बन गए, है ना। तो इस तरीके का स्वतंत्रता हमारे देश में है, कोई किसी को बाधित नहीं कर सकता, जबरदस्ती धर्म किसी को नहीं जोड़ सकता, धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 226 में क्या है, किस शक्ति का वर्णन करता है, तो अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रीट याचिका। तो सबसे पहले जरा बताइए रीट क्या है, कौन बताएंगे इसमें, रीट क्या है, बोलिए क्या है। हाँ हाँ, तो मौलिक अधिकार हनन के खिलाफ, है ना, जब हम बात रखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, रीट कहलाता है। तो रीट याचिका की शक्ति, यानी अपना जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे देश का जो संविधानों में लिखा हुआ है, अगर उसका हनन होता है तो हम याचिका यानी निवेदन दे सकते हैं कोर्ट में, यही क्या कहलाता है, रीट कहलाता है। जिसको आप कहते होंगे कि मानहानि का दावा ठोका, है ना,
मानहानि का दावा ठोका, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये सब हमें कहाँ मिलता है भाई? तो 226 में। अनुच्छेद 324 की संस्था से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 324 जो है भारत की निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य से जुड़ा हुआ है ना, याद रखेंगे। 324 भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 110 किस प्रकार के विधेयक पर लागू है? तो वित्त विधेयक की परिभाषा यह हमें कहा मिलता है? 110 में। वित्त विधेयक यानी मनी बिल, जो देखेंगे मनी बिल पास होता है या किसके अंतर्गत पास होता है? 110 के अंतर्गत, है ना। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है? वार्षिक बजट। वार्षिक बजट में क्या क्या आता है भाई? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक साल का जो है आय व्यय इन सभी की जानकारी। वार्षिक बजट का मतलब एक साल में कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ, तो इन सभी की जानकारी यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, आय और व्यय के विवरण एक साल का देना ही किसमें निहित है? तो 112 में, ठीक है। प्रस्तुत करने का प्रावधान आप देखे होंगे, हर साल वित्तीय बजट पेश होता है, तो किसके माध्यम से होता है? 112 में। इसकी वर्णन किसमें है? 112 में है। अनुच्छेद 300 किस अधिकार की बात करता है? भारत सरकार और राज्य सरकार को वादी। वादी किसको कहते हैं भाई? जो केस करता है, जो मुकदमा करता हुआ क्या कहलाता है? वादी कहलाता है। और जिस पर मुकदमा किया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रतिवादी कहलाता है ना। तो भारत सरकार और राज्य सरकार को वादी या प्रतिवादी बनाने का अधिकार किसमें है भाई? धारा 300 में। अनुच्छेद 360 किस स्थिति में लागू होता है? कब 360 धारा लागू किया जाता है? द्वितीय आपातकाल की घोषणा। जैसे अभी कुछ समय आप सुने होंगे पाकिस्तान में द्वितीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। पाकिस्तान में क्या की गई थी? द्वितीय आपातकाल की घोषणा, यानी वित्तीय रूप से पाकिस्तान क्या हो गया था? नहीं हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था। बहुत सारे देशों से वो क्या मांग रहा था भाई? लोन मांग रहा था। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी? आप डायलॉग भी लोग मार रहे थे कि खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं और चला है भारत से लड़ाई करने के लिए, है ना। खाने का तो खर्चा नहीं, अब बम पटकने की बात करता है। तो क्योंकि वो वित्तीय रूप से कमजोर हो गया था, आज भी कमजोर है ना। पाकिस्तान भारत के सामने वित्तीय रूप से क्या है? बहुत कमजोर देश है ना। वित्तीय कमी हमेशा रहा है। बहुत तो अभी भी चाइना से लोन लिया हुआ है, अमेरिका से लोन लिया, बहुत सारे वो लोन पे जी रहा है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा, आप बताइए भारत में कभी ऐसा हुआ है? हुआ है एक बार। एक बार शायद बहुत सुखाड़ आया था, नहीं हुआ था। हाँ, हाँ। वित्तीय रूप से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, अभी तक ऐसा दिन देखने को नहीं आया। चलिए अब क्या आएगा? आप लोग जा रहे हैं इतने अच्छे जगह पे। आईपीसी धारा 302 क्या है? तो आईपीसी धारा 302 क्या है भाई? तो हत्या के लिए दंड आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। तो जब किसी कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है? जघन्य अपराध करता है। जघन्य अपराध क्या है? वैसा अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, वह अपराध हमारा जघन्य अपराध में, जैसे रेप, मर्डर, है ना। ये सब अपराध क्या हमारा? जघन्य अपराध है। निर्मम हत्या, जैसे अभी अभी सुनने में आया कि एक भारतीय को अमेरिका में क्या किया, उसके सर काट करके और फुटबॉल खेल रहा था। तो कैसा अपराध हो जाएगा? जघन्य अपराध, ठीक है। बच्चे को रेप करके, 5 साल का बच्चा को और रेप काट करके उसको फेंक दिया, ये सब कैसा अपराध है? जघन्य अपराध। तो वैसे अपराध, जैसे कि आप दिल्ली वाला को चर्चित नाम सुने होंगे, आरुषि हत्याकांड, नहीं आरुषि नहीं, निर्भया हत्याकांड। तो निर्भया हत्याकांड में जघन्य अपराध हुआ था, तो पता ही चला ऐसे लोग को क्या दिया गया? मृत्यु दंड दिया गया। तो यह मृत्यु दंड का प्रावधान किसमें हमको मिलता है? 302। अब देखिए 302, 304 यहां पर है। 303 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैंने प्रश्न भी किया था कि 302 तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, 303 क्या है? मैंने बहुतों से प्रश्न भी किया था। तो 303 में हमें क्या मिलता है? तो याद रखेंगे, जैसे मान के चलिए ये 302 वाला दोषी है,
इसको हत्या या है ना, हत्या के लिए दंड दिया गया, कारावास दिया गया या मृत्यु दंड दिया गया। ये बंदा जेल में है और वहां जा करके, अभी तो हत्या करके अंदर घुसा, फिर वहां जा करके भी क्या किया, किसी और की हत्या कर दिया। बहुत ऐसे आपको मिल जाएंगे, जब आ ही गए, हमको पते हैं कि जब हमारी ऐसे ही मृत्यु है तो क्यों नहीं 2-4 को और निपटा ले। जैसे आपने देखा होगा किसको, दुर्योधन को, मरते मरते भी दुर्योधन चाह रहा था कि हम तो मर ही रहे हैं, बहुतों को लेकर के डूबे। तो इस प्रकार से हत्या करके सजा याफ्ता, जो सजा का भोग रहा है और इसके बावजूद वह सजा करते हुए भी, यानी सजा भोगते हुए भी, सजा काटते हुए अगर किसी की हत्या कर देता है पुनः, तो ऐसे लोग को मृत्यु दंड डायरेक्ट दिया जाता है, डायरेक्ट उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। और वह यह अनुच्छेद किसमें हमको देखने को मिलता है, तो 303 में मिलता है। 302 में जो बाहर हत्या करके आया उसको अंदर किया गया, और 303 में जो अंदर ही हत्या करके फिर हत्या कर दिया, बाहर से हत्या करके अंदर गया और फिर वहां जाकर भी किसी का हत्या कर दिया, वो 303 में आता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आईपीसी धारा 304B किस अपराध से जुड़ी है, दहेज मृत्यु। आपने सुना होगा कि अक्सर महिलाएं भाई दहेज का शिकार हो जाती हैं, पता चलता है कि ससुराल वाले टॉर्चर करके जला कर मार दिए, काट के मार दिए, फांसी में लटका दिए। इस तरीका का जो लड़की के साथ जो होता है वो उसी का जो मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस पर कौन सा धारा लगाया जाता है, 304B क्या लगाया जाता है। तो इसको अच्छे से सभी लोग याद करके जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, प्रश्न कैसा लग रहा है आप लोग को, सारे प्रश्न कैसा है। इसके पहले वाला भी जो प्रश्न था वो कैसा था, जो हमने करवाया था शाम में, वो इससे थोड़ा सा बेसिक लेवल का था, क्योंकि जो एकदम कॉमन सेंस में पूछा जाता है। ये प्रश्न थोड़ा क्या हो गया, उससे स्टैंडर्ड लेवल का हो गया, या सुनो। और अभी हम लोग इसको करने के बाद करंट अफेयर्स भी देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसको पढ़ाने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, और अगर करंट अफेयर्स का समय नहीं बचता है तो डोंट वरी, आज ही हम शाम में वीडियो बना देंगे, आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे, आप वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए कोई डाउट है किसी को, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आएगा तो आराम से बनेगा। क्या करना आप लोग को, जिस समय देखिए अभी समय कम है, तो अभी समय का सदुपयोग करना है। अभी थोड़ा सा आप टिकटॉक ये वो, थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ा कम कर दीजिए, है ना, कि पता चला इसी में लगल है, हाँ रे बड़ी धक धक कर रहा है ना। देखो तुम दुआ करना मेरा जॉब हो जाए, है ना, तो तुम मिलेगी ना, फिर तुम भूल जाओगी, क्योंकि तुम तो अभी मिल रही एक नौकरी नहीं कर रही हो, जब नौकरी हो जाएगा तो तुम मुझे याद करोगी कि भूल जाओगे। अरे नहीं रे, मैं दुनिया को भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। ऐसे तो सारी लड़कियां कहती है। तुमको क्या लगता हम भूल जाएंगे, मारेंगे ना, उसी में घंटा घंटा लगल है, मारेंगे और पीटेंगे। तो ये सबसे भी दूरी बनाइए। अरे बोलिए कि तू भी पढ़, हमरा भी पढ़ल दे, जैसे नो, नहीं तो ना तू कोई काम करेगा ना हम रहेंगे, भागेंगे भी तो खाएंगे क्या, अब मैं तो निकालिए दे घर से। तो ये सब गलत है। पहले तो सोचिए कानून के, हमें अब यही सलाह करेंगे सभी को कि आपके पेरेंट्स ने इतना अच्छा समझा। एक पिता का दर्द वही समझ सकता है जिसको संतान हो। मुझे संतान है तो मुझे पता है कि पिता का दर्द क्या होता है, और खास करके बेटी। मुझे भी एक बेटी है, अभी बहुत छोटी है बट बहुत प्यारी है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो दिन नहीं दिखाना, या तो है ना वो दिन कभी जीवन में लाना ही नहीं। इतना प्यार से उसको पाल रहा हूं। अगर मुझे 11 बजे रात में कह दे दुकान बंद भी हो गया और कह दे पापा मुझे ये खाना है, चाहे जैसे भी हो दुकान वाला से बात करके मैं खुलवा के ला देता हूँ, उसको ला कर देता हूँ। कितना भी थका हूं, अगर वो बोले अभी मुश्किल से 3+ है, यानी 3-3.5 साल की है, अगर मुझे वो कह दे कि पापा मुझे अभी घूमने चलना है, आप तो दिन भर घूमते ही हैं, मैं तो घर में रहती हूँ ना, मुझे घुमा दीजिए, तो कितना भी थका हूं तो उसको घुमा देता हूँ। जबकि मैडम मेरी बोल दे, मैडम बहुत सारी चीज बोली, ये लेते आएगा वो लेते, क्या बोली सुने इधर से फिर इधर से निकल गया। लेकिन अगर बेटी कुछ बोल दी कि पापा मुझे ये लेकर आइएगा, तो चाहे जैसे भी उसको ले करके जाते हैं। इस प्रकार से
को पाल रहे हैं। आप बोलिए एक दिन वो कहेगी कि मुझे तो मम्मी पापा से डर है ना, मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, इसमें लड़का का कोई फोर्स नहीं है, और मम्मी पापा आप मुझे खोजने का प्रयास नहीं करिएगा। तो सोचिए उस पिता पे क्या गुजरेगा, उस माँ पे क्या गुजरेगा। कभी इस चीज महसूस करके देखिए। तो आप लोग से तो हम यही दुआ करेंगे, और इसके वीडियो के माध्यम से भी जो देख रहा है बेटी बेटा, यही दुआ करेंगे कि ऐसा जीवन में कभी मत करिएगा, है ना। नहीं तो फिर जीवन जीने से क्या फायदा है, फिर पढ़ने से क्या फायदा है ना। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। तो कहते हैं ना कि चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, बोलो ऐसा कि प्रमाण बन जाए। चलो ऐसा कि निशान बन जाए, बोलो ऐसा कि प्रमाण बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि हर मोड़ पर अपना एक मुकाम बन जाए। तो मुकाम बनाना है जीवन में, है ना। और जियो ऐसा कि इतिहास बन जाए, कि चले भी जाए तो हमारा जीवनी लोग पढ़े और उससे मोटिवेट हो। आज हमारे बहुत ज्यादा उम्र तक नहीं रहे, हमारे देश के बहुत ही होनहार व्यक्ति थे। कौन? इनके बारे में सुने होंगे आप, नाम भुला रहे हैं उनका तुरंत। विवेकानंद जी, है ना। हमारे देश के बहुत कम उम्र में बेचारे दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने जब तक जिया देश का शान बढ़ाया, नाम बढ़ाया। आज भी उनके जो पिता कहीं ब्रह्मांड में भी होंगे तो कहते होंगे हाँ पुत्र मैंने पैदा किया था। अब आज ना जानो कितने का जीवन बदल दिए। आज भी लोग मरने के लिए अगर जाता है, एक बार विवेकानंद का वाक्य पढ़ लेगा तो फिर से जीने की दुआ मांगेगा ऊपर वाला से। या सुनो, तो कुछ ऐसा कर जाना है, दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा कर चले कि हम हंसे जग रोए। आए हैं तो कुछ ऐसा नहीं कर चले कि हम रोए और जग हंसे। ठीक के हो गया इसके साथ, यह लक्षण था। जैसे नो, तो दुनिया में चाहे जितना गम हो, गम को कम करना है। अपने दम पे मेहनत करके आप जहां जा रहे हैं खूब अच्छा जगह पे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को बना के रखना है। घूस उस नहीं लेना है ना। घूस उस नहीं लेना, ईमानदारी से काम करना है, गलत को गलत और सही को सही। मेरा एक दोस्त है जो इंस्पेक्टर है, वो जब उसके पास ये सब लड़का लड़की का केस जाता है तो केस नहीं लेता है, केस नहीं लेता है। पहले वो लड़का लड़की को ले जाता अंदर, दम भर दोनों को मारता है, दम भर मारता है, एकदम मूड भर मारता है एकदम। जबकि जेंस है, कुछ नहीं सुनता है, वो केस लेता नहीं, पहले मारता है दम भर। मार पीट के अच्छे से पहले समझाता है, जो जरा सा तड़ तुड़ के उसको पहले मारता है। उसके बाद कहा कि दोबारा जीवन में अगर तुम्हारे खिलाफ केस आया हम कोर्ट नहीं भेजेंगे, समझ लेना। जहां किसी कोने में जाएगा हम वहां तुम्हारा जांच बैठवा देंगे और फिर खींच के लावेंगे। ऐसे सुधार देता है, डर से नहीं सर आप दोबारा नहीं, नजर न उठावेंगे। फिर समझाता है कि ठीक है शादी ब्याह करना, चलो प्रेम है मोहब्बत है, हो गया। वो जो रे शादी कर, मीरा शादी की थी, कृष्ण से मीरा शादी की थी नहीं की थी, लेकिन प्रेम अमर है कि नहीं है? एक अलग चीज। ऐसे तो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम है तो किताबों से हो, प्रेम हो तो माँ बाप से हो, माँ बाप के स्वाभिमान से हो। स्वाभिमान को हमेशा माँ बाप का बना के रखना है, गर्व से कहे कि हाँ पुत्री होना चाहिए लोगों को, ये न कहे कि हे भगवान बेटी मत देना। जैसा भी अनुभव हो रहा है लोग, अब तो जब से निकला है मोबाइल महाराज तब से तो न जाने महीना में 2-4। हमारे तो दोस्त कहता है यार अब तो मर्डर से ज्यादा यही केस आता है। पहले पॉइंट पे आते हैं तो देखिए सब फिर होता ही है, दहेज वूज मांगा जाता है लास्ट में। आगे बढ़ाते, आईपीसी धारा 307 क्या है भाई? तो मुख्य प्रावधान क्या है? हत्या का प्रयास। तो अगर कोई व्यक्ति हत्या का किसी का प्रयास करता है तो उस पर कौन सा धारा लगेगा? अरे बोलिए कौन सा लगेगा? लेकिन हत्या कर देता है तो कब लगेगा, क्या लगेगा? 302। क्या लगेगा? और हत्या करके पुनः हत्या कर देता है तो क्या लगेगा? तो 304 में क्या लगेगा? दहेज के कारण। कैसे हत्या? दहेज के कारण हत्या। धारा आईपीसी धारा 323 किस बारे में है भाई? तो किसी को कोई थप्पड़ लप्पड़ दे दिया और अगर कोर्ट चला गया तो उस पर कौन से धारा लगेगा? 323 लगेगा।
आईपीसी धारा 376 किस अपराध से संबंधित है? बलात्कार से संबंधित है। बिना मर्जी का किसी से कोई अगर रिलेशन बनाया वही बलात्कार है। ये क्या हमारा है? 376। आजकल बड़े बड़े शहरों में ये सब जो है क्या हो गया है, वो गेम हो गया है। लड़कों को लड़कियां फंसा करके और फिर उसके साथ संबंध स्थापित कर, क्या पता चला कि इतना लाख रुपया लाओ आना तो चल, इस केस में तुमको हम अंदर करवाते हैं धारा 376 में। ये सब दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में सब आम हो गया है। इसलिए कहता है कि ब्यूटी देख करके अपना ड्यूटी नहीं बदलना है, ब्यूटी देख करके फिसलना नहीं है, क्योंकि लड़कियों का मुस्कुराना उसकी अदा है। आज इसके चक्कर में पकड़ा गया वो सबसे बड़ा गधा है, ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, आईपीसी धारा 498 ये का प्रयोग कब होता है? कब होता है भाई? जब पति या ससुराल वालों द्वारा महिला को क्या किया जाता है? महिला के प्रति क्रूरता बर्ताव किया जाता है, एकदम बिल्कुल मार पीट, दहेज लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, मांग के लाओ, है ना। तो इस तरीका से जब टॉर्चर किया जाता है तो उस पर कौन सा धारा लगेगा? 498 ए लगेगा। ये सब चीजों को जो महिलाएं हैं खास करके याद करके जाइएगा, क्योंकि महिलाएं से संबंधित है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए, जैसे दहेज प्रताड़ना हो गया, दहेज के कारण हत्या हो गया, है ना, आपका रेप हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, और या फिर पति ससुराल वाला। तो ये सब चीजों को अच्छे से याद करके जाना है। आईपीसी धारा 420 किस अपराध पर लागू होती है? अगर कोई व्यक्ति किसी से क्या करता है, धोखाधड़ी करता है या बेईमानी से उसके संपत्ति को हड़प लेता है, तो उस पर क्या लगता है? 420 लगता है। अब जैसे मान चलिए आप किसी मकान में रह रहे हैं और उसके सारे परिवार हैं विदेश में, और पता चला कोई बूढ़ी है या बूढ़ा है, अब जबरदस्ती खिला पिला के ठेपा लगवा लिए, है ना, अब लगवा लिए। मान ले बोले कि चाची ये जो है बिजली बिल है, अब पता चला सब लिखवाए कोर्ट का उसमें, ये बिजली बिल आया है, तो कह रहा है कि इस पर ठेपा लगा दीजिए। बेचारी सीधा साधा आदमी लगा दिया ठेपा। अब उसके बाद पता चला अब तो निकलिए यहाँ से, कुछ दिन के बाद कोर्ट से बुलवा दिया कि भाई ये तो मेरा संपत्ति है ना। तो इस तरह का धोखाधड़ी होता है। क्या होता है? खिला पिला के लिखवा लेना, देखे होंगे, खिला पिला लिया, लिखवा लिया। बाकी देखिए कोर्ट, देखिए कानूनी आदमी है, खड़ा हो जाइए जरा, आपका परिचय करवा देते हैं। खड़ी होइए, खड़ी होइए। देखिए ये ऑलरेडी जो है बिहार पुलिस में है, ठीक है, और आगे जो है बिहार पुलिस से ही ये हैं, इनके हस्बैंड भी हैं, संयोग से दोनों डंटे उठावे वाला है ना। और अभी भी ये अब वहाँ से छोड़ के जाना चाहती है कोर्ट में, है ना, वहाँ से भेजेगी कानून और वहाँ से इनके पति गिरफ्तार करेगा। चलिए, कोर्ट से बुलावा होता है तब पुलिस करती है कुछ, है ना। पुलिस का अपना कोई अधिकार नहीं है इसी तरह का कोई सजा उजा देने का, सारा सजा देने का अधिकार किसको है? कोर्ट को। पुलिस का काम केवल क्या है? केवल पकड़ना, है ना, बस, और कोई विशेष काम नहीं है। आगे देखिए, आईपीसी धारा 406 किससे संबंधित है? आपराधिक संन्यास भंग, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी संन्यास भंग, न्यास होगा ना, न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो किसी पर कोई विश्वास करके धोखाधड़ी करता है ना, वही हो गया आपका 406। जैसे बुलाया, देख रहे होंगे अभी कंटर और टीना में बंद कर दे रहा है, बुलाया कि आइए पार्टी चलेगा, पार्टी वार्टी किया, काट छाट के बराबर कर दिया, यही हो गया आपका धारा क्या था? 406 था। आईपीसी धारा 120 बी क्या है? आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? किसी को फंसाना, है ना, पिला खिला दिया, मर्डर किया कोई और चाकू किसी के हाथ में देके चला गया, और तो पिया हुआ उसको पता नहीं है, पुलिस आई तो उसको गिरफ्तार कर लिया, यही हो गया आईपीसी धारा 120 बी। आईपीसी धारा 34 का आशय क्या है? आशय का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या है? विशेषता क्या है? समान उद्देश्य से किया गया सामूहिक अपराध, मिल करके घर में बुलाया और पूरा घर वाला मिलकर उसको काट दिया। देखे होंगे बहुत इस तरीके का भाव आता है कि लड़की जो है लड़का को बुलाया, जैसे अभी अपने एक हुआ था ना, अभी एक नहीं, एक लड़की जो अभी टिकटॉक से बनाती है यूट्यूब पे,
अरे उसको फिर भैंसुर से शादी कर ली है, तो मामला था। आरती उड़ती शायद आरती आरती वाला एक मामला था कि वो गया था अपने, मैंने उसके बॉयफ्रेंड मिलने के लिए घर गया, और फिर उसके पापा मम्मी भाई वो सब मिल के उसको सब मार दिया, है ना। आरती है शायद, आरती। तो इस तरीके का अपराध होते रहता है। ये सब अपराध के बारे में जानकारी हमको कहाँ मिलता है? 334 में। देखिए ये मैं पूछा था कि आईपीसी क्या और सीआरपीसी क्या है। मैंने इंटरव्यू में एक दूगों से पूछा था कि आईपीसी के बारे में बताइए और सीआरपीसी के बारे में बताइए। ये क्या है भाई? आईपीसी तो समझ ही गए। सीआरपीसी धारा 125 किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो भरण पोषण का आदेश, पति को पत्नी बच्चों की देखभाल का दायित्व, ये सब किसमें मिलता है? 125 में। जैसे आप तलाक दे रहे हैं, आपको इच्छा है कि पत्नी को नहीं रखना है, हमें दूसरे शादी करना या नहीं करना, हमको तंग आ गए हम इससे, तो फिर आपको उसको बच्चों की पत्नी और उसके बच्चों की देखभाल का दायित्व तो होगा, जिसके वजह में कोर्ट तय करेगी कि आपको महीने का इतना देना है। आपके इनकम पर यह डिपेंड करता है ना, जितना आपका इनकम है उस अनुसार से तय कर देती है। यह हमें कहाँ मिलता है? तो 125 में मिलता है, सीआरपीसी धारा। आईपीसी धारा नहीं, कौन सा धारा? सीआरपीसी धारा के अंतर्गत। हाँ हाँ, तो कहाँ का होगा? पारिवारिक है तो वही ना होगा। पता नहीं, तो हो सकता है। अच्छा एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा चेक कर लीजिएगा, लिखने वाले भी गलती कर सकते हैं। चलिए, सीआरपीसी धारा 157 कब लागू होती है? सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति की आवश्यकता। यानी आप कोई सरकारी कर्मचारी है, उस पर आप अगर एफआईआर करना चाहते हैं, मुकदमा करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी हमें किसके अनुसार से लेना है? 197 में वर्णित है। किस पर वर्णित है? 197 वर्णित है। सीआरपीसी धारा 438 किस सुविधा के लिए है? अग्रिम जमानत, जिसको क्या बेल कहते हैं। सीआरपीसी धारा 144 किस उद्देश्य से लगाई जाती है? सार्वजनिक शांति सुरक्षा हेतु धारा 144 के अंतर्गत भीड़ भाड़ पर रोक। कौन सा धारा लगता है? सीआरपीसी 144। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65 क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है भाई? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान। आपने जैसे बहुत सारे कोर्ट केसेस में आपने देखा होगा कि अब रिकॉर्ड कर ले, जैसे आप देखिएगा कि चाहे आपका दरोगा मित्र हो चाहे कोई भी हो, अब जैसे मैं ही हूं, तो मान ले मेरे को चेला है, अब दरोगा है, या मान चले वो इंस्पेक्टर है, या मान ले वो क्या बोलते हैं उसको, जज है। मेरे खुद स्टूडेंट मेरा जज है, ठीक है, मेरी स्टूडेंट है वो जज है, और बाकी तौर पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो समझना है, मेरा भतीजा यही पटना में रहता था, बेली रोड में, और उसके साथ एक और दोस्त उसका रहता था, दोनों तैयारी एक साथ करता था, ठीक है। तो मैं जाता था कभी कभी, तो भतीजा को समझाता था, फिर उसको ही समझाता था, पढ़ाता था। ऐसे क्लास तो उसको नहीं करवाया कभी, लेकिन उसको भी समझाता था, ठीक है। अभी वो क्या है? एसडीएम है। क्या में? एसडीएम है वो, ठीक है। तो मेरा भतीजा का रूम पार्टनर भी है, दोस्त भी है, और मैं जाता था जैसे भतीजा को बताता था वैसे उसको बताता था। तभी एसडीएम हो गया में, इस तरीका से। तो अब देखिए, अब मान चले वो बंदा को फोन करेंगे तो मोबाइल पे कुछ विशेष बात नहीं बोल पाएगा, है ना। हम फोन कर दिए कि फलना हमको धमका रहा, आप उसको फोन करके धमकाइए तो नहीं धमकाएगा, क्योंकि सारा चीज रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो साक्ष्य उसमें मिल जाएगा। जैसे अभी वो नहीं देख रहे भाई वीरेंद्र का वीडियो कितना वायरल हो गया, यही होता है रिकॉर्ड। तो धारा 304 आईपीसी किस अपराध से जुड़ी हुई है? कहां जुड़ी भाई? तो लापरवाही से हुई मृत्यु, निग्लिजेंस, है ना, डेथ ऑफ निग्लिजेंस। तो किसी की मृत्यु अगर लापरवाही से हो जाता है तो उस पर कौन सा कानून लगेगा? 304। जैसे देखिए, आपको बूढ़ा बुजुर्ग पिता है, माँ है, और आप छोड़ करके चले गए। जैसे अभी आपने सुना होगा कि आगरा का ताजमहल देखने के लिए एक दंपति क्या किए कि अपने ससुर को, यानी पिता को,
बीच गर्मी में रोड पर एसी बंद करके और पूरा लॉक करके और सब घूमने चला गया। बोलिए कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। अथाह गर्मी, अभी जेठ बैसाख की अभी चर्चा है, और छोड़ के चला गया, बेचारा छटपटा रहा अंदर में, एसी भी बंद है तो कहीं से कोई हवा की कोई सुविधा नहीं है, तो फिर वहां के अगल बगल शीशा तोड़ के उसको निकाला है। अब उस पर कैसा लगेगा? अगर उसकी मृत्यु हो गई होती तो उस पर कौन सा धारा लगेगा? 304। धारा 279 आईपीसी का विषय क्या है? लापरवाह वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को क्या हो? खतरा हो। इस पर जैसे कोई एक्सीडेंट कर देता है तो कौन सा धारा लगेगा उस पर? 279। ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। धारा 509 आईपीसी, क्योंकि ये सब धारा ज्यादा जाता होगा कोर्ट में एक्सीडेंट वगैरह का। धारा 509 आईपीसी किसका संरक्षण करती है? किसका करती है? तो महिलाओं की मर्यादा का अपमान। ये आपको 509 में मिलेगा। तो ये महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया गया है कि अगर किसी महिला का मर्यादा का अपमान करते हैं तो, जैसे कि अभी एक बाबा बोले थे, अभी ना कौन एक स्वामी थे, उन्होंने कहा कि मात्र 3-4% महिलाएं जो सही है, अदरवाइज सब कहीं ना कहीं जो है सब कैरेक्टरलेस है। इस पर महिलाएं बहुत सारे आपत्ति जताई, तो उन पर अगर केस होता तो कौन सा केस लगेगा? 509 आईपीसी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या किसी का अधिकार नहीं है कि महिलाओं का मर्यादा का हनन करे या अपमान करे? तो उन्होंने किया। इसके बाद देखेंगे माफी भी मांगे हैं, कुछ केसों कर दिया होगा। ठीक है, ये होता है। तो ये सब किसके अंदर कौन से धारा पे चलेगा? उनके ऊपर केस चलेगा, 509 चलेगा। धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है? लिखित अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है? देखिए किससे जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत बड़ा मामला है, याद रखिएगा, ये अक्सर होते रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान चलिए कोई पेमेंट दिया, जैसे मान लिया आप नौकरी, घूस पे नौकरी लोग ले रहा है, अब देखेंगे चेक देता है या चेक लेता है। अब चेक मान ले चलिए कि कोई आपको दिया कि भाई गारंटी लेता हूं कि मैं तुम्हारा, देखो हम चेक काट के दे रहे हैं, पैसा दिक्कत नहीं होगा, हम रिफंडेबल है। और पता चला आप गए पैसा भंजाने, जैसे मान ले कि पैसा मांगे, नहीं दिया, बोला चेक ले जाओ मेरा भंजा के ले लेना। अब गए वो चेक देख रहा है उसमें है ही नहीं पैसा, बैलेंस है ही नहीं, तो बाउंस कर देगा। आपको बैंक वाला क्या करेगा? बाउंस कर देगा। तो आप इसके एवज में उस पर केस कर सकते हैं। कौन सा धारा लगाइएगा? उस पर कौन सा धारा लगेगा कोर्ट में? 138 लगेगा। चेक बाउंस है, इसलिए बहुत सोच समझ के चेक दिया जाता है ना, वो कानूनी रूप से जुर्म है। धारा 269 आईपीसी कब लगाई जाती है? किसी संक्रामक रोग के फैलाव का लापरवाही से खतरा, जैसे डायरिया हो गया। अब एक गांव देखे होंगे, एक मोहल्ला में डायरिया हो रहा तो पता चला पूरा गांव, अब तो डायरिया बहुत कम गया है, नहीं तो पहले गांव के गांव समटा जाता था डायरिया में, जैसे नो। तो किसी संक्रामक रोग के फैलाव के लापरवाही से खतरा। किसी को टीबी है तो टीबी पता है संक्रामक रोग है ना, डायरिया है संक्रामक रोग है, तो उस पर लापरवाही यानी फैलाव का लापरवाही से। अब टीबी वाला मान के चले, टीबी वाला सेंटर खोले हैं, डॉट सेंटर, अब पता चला कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उस पर लापरवाही लगाने का कौन सा उस पर केस कर देगा जाकर के पब्लिक? केस जब कोर्ट में करेगा तो कौन सा धारा लगेगा? क्या कौन सा धारा था तो उसको मतलब उस पर मुकदमा चलाया जाएगा? तो 269 के अनुसार। 269 में डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ होगा आगे देखिए। कहता धारा 270 आईपीसी क्या कहती है? तो जानबूझकर संक्रामक रोग फैलाना, जैसे कि कहा जाता है कि सार्वजनिक जगह पे, जैसे देखिए हमने बताया था इंटरव्यू में, बताता हूं कि मान लो इंटरव्यू में आप गए हुए हैं और हो सके कि आप कोई रोग से ग्रसित है, यह भी हो सकता है आप अभी मौसम चल रहा है ना, मौसम वाला जैसे सर्दी आ जाना, खांसी हो जाना, या आप रह रहे हैं पटना में, अब चले गए, मान के चले आपका सेंटर मिल गया गया में, एक दिन पहले गए, अब रात में पानी वानी पिए, पानी नुकसान कर गया तो आपको खांसी हो गई, सर्दी हो गया। जज सामने, इसीलिए देखे होंगे 10 मीटर पे बैठा हुआ है। कितने मीटर पे बैठा हुआ है? 10 मीटर पे। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि जजेज जो होते हैं बहुत, वो सब जितने बड़े आदमी होते हैं ना उतने डरते हैं सब चीज, तो जानते हैं कि 10 मीटर पे रहने से संक्रामक का खतरा कम रहेगा, क्योंकि उनको दिन भर यही काम करना है। तो कोई आएगा तो किसी को किस तरह का बीमारी है, किसी को किस तरह का बीमारी है, इसी वजह से 10 मिनट दूरी कर दिया
ताकि वायरस उन तक पहुंचने की खतरा कम हो, है ना। और उसी समय अगर मान के चले अब सट के बात करें, आपको खांसी हो गई, सर्दी हो गई और आप छींके, तो निश्चित है कि दूसरा को दे दीजिएगा। ये लापरवाही बरतना, आप उस पर कौन सा केस लगा सकते हैं? 270 के तहत उनको सजा दिया जाएगा। धारा 270, जैसे सार्वजनिक जगह पर कोई टीबी हुआ है जिसको, अब जाके खाएं खाएं कर रहा है, तो निश्चित है कि वो क्या करेगा? संक्रामक रोग फैला देगा। एक को टीबी हुआ तो दूसरा को हो जाएगा, दूसरा को होगा तीसरा को हो जाएगा, वैसे उसे सबको फैला देगा। इसलिए कहता है कि ऐसे ऊपर केस चलेगा किसके तहत? 270 के तहत। तो धारा उसमें धारा 153 ए आईपीसी किस अपराध से संबंधित है? तो किस अपराध से भाई? तो धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर वैमन्य फैलाना। जैसे आप देखे होंगे कि बिहार के लोग जब जाते हैं तो बिहार को लोग भैया कहता है। भैया का मतलब प्यार से, भैया का मतलब भैया नहीं, भैया का मतलब उसको नीच दृष्टि से बोलता है, नहीं बुड़बक है। बिहार के लोग को क्या कहता है? ये बुड़बक है, मूर्ख है, बिहार और यूपी दोनों वाले को। यही हो गया। जैसे मुंबई वगैरह महाराष्ट्र में अभी देखे होंगे कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। बोले भाषा का हनन हुआ कि नहीं हुआ बिहारी के साथ? हुआ ना भाई। यानी बिहारी बोलना मराठी में क्या है? अपराध है महाराष्ट्र में, है ना भाई। ऐसा कहा गया, वहां का नेता बोला कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको क्या आना चाहिए? मराठी आना चाहिए। एक बैंक मैनेजर को वहां से निष्कासित कर दिया क्योंकि मराठी नहीं बोल पा रहा था। बोला कि अगर महाराष्ट्र में नौकरी करना है तो मराठी आपको आनी चाहिए। यही हो गया। इसके आनी जब वो जाके बंदा जब कोर्ट में केस करेगा तो उस पर कैसे सजा उस व्यक्ति के दिया जाएगा जिसके खिलाफ प्रतिवादी जो होगा, तो 373 के अनुसार उस पर सजा बैठेगा। धारा 186 आईपीसी का आशय क्या है? यानी क्या उसका आशय यानी उम्मीद है, अर्थ है, भाव है। तो सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य में क्या डालना? बाधा डालना। अब जैसे मान ले पुलिस पकड़ने आई है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि दारू पकड़ने के लिए गई पुलिस, तब पूरा गांव वाला उसको क्या किया? दौड़ा दौड़ा के मारा। दरोगा को भी, लेडी दरोगा थी उसको भी मारा, जेंट्स को भी मारा। अब वो लोग क्या किया? बर दल बल के साथ गया और चिन्हित कर करके सबको पहले पकड़ के लाया, दम भर मारा जितना मार सकता था, सब दिखा रहा था यूट्यूब पे। तो सरकारी कार्यों में किसी कर्मचारी के आप बाधा नहीं डाल सकते हैं, है ना। जैसे आपके घर में आ गया, जैसे जांची बैठ जाता है, ठीक है, बने आता है तो क्या कहते हैं? छापा वाला। छापा वाला को आप ऐसा नहीं कि रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, उसको कार्य को करने देना होगा। अब जनगणना वाला आया या कुछ भी आया तो उसके कार्य में आप बाधा नहीं डाल सकते। ये नहीं कि गांव में घुसने नहीं देंगे तो घर में घुसने नहीं देंगे तो मोहल्ला में घुसने देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप पर वो केस चलावेगा, और वो केस के तहत किस धारा के तहत आप पर मुकदमा चलेगा? तो धारा 186 के तहत, तो उसमें अंदर प्रावधान है, उस अनुसार से आपको सजा दिया जाएगा। धारा 300, देखिए ये वाला जरूर लिख लीजिएगा, ये सब याद कर ले जाइएगा वाला, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी बनने जाएंगे, है ना भाई। आपके कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाएगा, आपको कहेगा फाइल नहीं बढ़ाना है, घूस लो, फाइल नहीं बढ़ाओ। अब अगर फाइल बढ़ाते हो तो मार के गिरा देंगे, हत्या कर देंगे, ये कर देंगे। या फिर आपकी उच्चतम अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी आपसे हैं, और वो कहेगा कि आपको घूस लेना है, ईमानदार यहाँ मत बनिए, आप नया नया भी आए हैं, घूस लीजिए। आप घूस लीजिए तो खाली घुसा नहीं लीजिए घूस को अपने अंदर, घूस हमको भी थोड़ा दीजिए, बांट चूट के खाइए और राजा बन जाइए। यही तो सरकारी का नियम है, बांट चूट खाओ, राजा बन जाओ। देखे छपा वाला पकड़ाता है तो साधारण सा कर्मचारी के यहाँ अरबों रुपया निकल जाता है, करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया। रात भर जलाई तो जला नहीं पाई, इतना पैसा कमा लिया। उसका पति इंजीनियर विभाग में था, सरकारी इंजीनियर भूमि विभाग में। रात भर पैसा जलाई तो नहीं जला पाई, तो कई करोड़ रुपया पकड़ाया। वही है, बांट चूट खाओ, राजा बन जाओ। तो अधिकारी को दीजिए और फिर आप क्या करिए? अपनों खाइए, खिलाइए। तो ये अगर आप पर ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? मुकदमा करिएगा। तो मुकदमा उस पर सजा किस अनुसार से दिया जाएगा? धारा 186 के अनुसार से। क्या नियम कहता है? धारा 153 आईपीसी किससे दंडित करती है? सरकारी कर्मचारी पर हमला या बल प्रयोग। अब जैसे अभी गए, तो जैसे मान ली पुलिस गई पकड़ने के लिए, तब पता चला पुलिस, जैसे देखे होंगे ना, अभी कहा जांच करूं, दिखाओ अपना कागज दिखाओ, पकड़ गया और क्या, है ना। देखे हो जाता, देखे होंगे पटका पटकी पुलिस से तो आम बात हो जाता रोड पर,
पटका पटकी कर लिया, तो पटका पटकी कर लिया भैया, तो सरकारी कर्मचारी है, तो उस पर हमला हो गया या उस पर बल प्रयोग किया गया, तो वो अब कोर्ट में केस कर देगा, उस आदमी के खिलाफ केस हो जाएगा, तो उसको कैसे सजा दिया जाएगा? तो धारा 353 आईपीसी धारा 353 के अनुसार से क्या क्या इसके अंदर में जो नियम लिखा हुआ है उस नियम के अनुसार उसको वहां सजा मिलेगा। धारा 375 आईपीसी की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा भाई? तो 375 में कहा गया है कि बलात्कार की विधिक परिभाषा सहमति की अनुपस्थिति, जैसे अभी हमने कहा जबरदस्ती, तो जोर जबरदस्ती कोई करता है सहित विभिन्न परिस्थितियां, तो अगर सहमति से कोई संबंध स्थापित करता है तो वह बलात्कार नहीं कहलाता, लेकिन बिना एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के अगर सहमति से ऐसा होता है तब उस पर 375 वाला धारा लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने 50 धाराओं के बारे में आपसे बताया, और बहुत सारे धाराएं बहुत महत्वपूर्ण भी थे जो आप जैसे अभी जैसे यही धारा है ना, यही धारा है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैंने वैसा कोई पेचीदा बातों को नहीं रखा, तो मैं उम्मीद करूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बोलिए, यूजफुल होगा? तो अगर इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है तो बन जाएगा, समझाने में कोई डाउट कहीं पे? तो अगर जो लोग YouTube के माध्यम से मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फीडबैक दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि इससे मोटिवेट होकर के मैं और एक नया वीडियो बनाने का काम करूं। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। आप जिस उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपने जीवन में सफल हो। उम्मीद करते हैं आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।